राइटर हुस्न कमल नावल रूएज के सेकंड लास्ट एपिसोड 11। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मेरे साथ में तुम्हारी मंगेतर नहीं। काश में आपस में धड़ल्ले गुस्सा चला आया था। वो दोनों हाथ मेज पर जमा कर अब्दुल को घूरते हुए बोला, मैं अभी दादाजान से बात करके आ रहा हूँ। तुमने झूठ क्यों कहा? अब्दुल पर धारते हुए इस्तफसार करने लगा, क्यों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? जहाँ कासिम गुस्से से पागल हो जा रहा था, अब्दुल ने आज पुरसुकून बैठकर अपनी सेल में मसरूफ था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कानों में हड़ताल है क्या? कासिम की काफ़ी बुलंद आवाज़ में चीखने लगा था, मगर अब्दुल के कानों पर तो जूं तक ना रेंग रही थी। भोंकता रहा, बेटा, मैं नहीं सुनने वाला। अब्दुल के पारा है देखकर तेरे लब मुस्कुरा रहा था। सर फरा सर कासिम का सर रिंग हुआ तो अब्दुल के सामने ही कॉल रिसीव करके बात करने लगा। कॉल पर फरा साहब का बटन सेक्रेटरी था, जिसकी आवाज़ नहायत परेशान मालूम और क्या हुआ है? वो इतने गड़बड़ा क्यों हो? सर फरा सर का एक्सीडेंट हो गया। सर से काफ़ी खून। डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे रहे। ये दिल देने वाली खबर सुनते ही कासिम की आंखें भर आई थी। डैड का एक्सीडेंट कैसे हुआ? उसके रोआंस आवाज़ में अब्दुल के कान खड़े हो गए। क्या फ़र्क है? एक्सीडेंट अब्दुल के एक दो साल तो सख्ते में चला गया था। मैं बस अभी आ रहा हूँ, तुम अस्पताल का एड्रेस सेंड करो। कासिम ये कहते ही हुए तेजी से भाग चल दिया। अब्दुल मनान, तुम ठीक तो हो? शाह साहब उसके एहसास तबीयत से भागे उतर गए थे। वो सबसे पहले ये सुनते अब्दुल के पास आए थे। दादा जान, बस शाह साहब का पूछना था कि वो बच्चों की तरह उनसे गले लग कर बलब कर रोने लगा। कुछ ही नहीं होगा फ़र्क, तुम डरो मत। शाह साहब उसको कमर से लाते हुए हौसला दे रहे थे। मुझे फिर से उन नहीं खोना चाहता। मैं मानता हूँ मुझे नफरत है उनसे, पर उस नफरत का बचपन से लेकर आज तक की मोहब्बत से कोई मवाजा नहीं है। वो रोते हुए अपने दादा को हाल दिल सुना रहा था। वो भी मुसलसल रोए थे। कहा है ना मैंने, कुछ नहीं होगा उससे। अभी तो उसने तुम्हें अपना बेटा मानना है और तुम्हें तुम्हारा हक देना है। उसे बिगड़ रहे थे। अस्पताल चलोगे? साहब कहते वो सड़ने लगा। वो अपने दादा के सीने से लग कर रोने के बाद अब काफ़ी बेहतर महसूस करता। मुझे लगता था अपने दर्द के बाद मेरा अपना बड़ा हो गया, पर आज लग रहा है वो तो अभी तक छोटा मानी है। मैं जो ज़रा सी बात पर अपने दादा गले लग कर रोने लगता है था। शाह साहब बड़ी शफ़क़त से मोहब्बत से समझा करते हुए गोया हुए, जी नहीं, मैं बड़ा हो गया, बस थोड़ा सा दिल भर आया था। वो अपना वजन कायम रखते हुए बोला, मेरे साथ अस्पताल चलोगे? शाह साहब के पूछते हुए समझ सड़ने लगा। दोनों अस्पताल पहुंची। शाह साहब पीछे चल रहे थे और दुल्हन आगे कासिम की जैसे ही निकाब में पड़ी तो वो अपने काबू न लग सका। डेट की हालत बहुत सीरियस मानी। वो रोते हुए अपना सीने से आ लगा था। सारी नफरत दुश्मनी भूल कासिम अपने बड़े भाई के सीने लगा हुआ था। मैं डैड को नहीं खो सकता मानी, उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं। मम्मा को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ। अब डैड को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। शर्मा के बाद कासिम पहला था जो उसकी सीने से लगकर बलक पलक रो रहा था। कासिम का गम अपने गम की मुताशाबा देख वो भी रोने लगा। हाथ कपा रहे थे कासिम की कमर पर। वक्त में भी फ़कत इतने ही अल्फाज से ज़बान से अदा हो सके। मेरी उन बूढ़ी आंखों उस लम्हे का न जाने कब से इंतज़ार किया था, पर आज ये लम्हा आया भी तो किस तरह। शाह साहब देख को एक साथ देख जज्बात पे बह गए थे। डॉक्टर अब उनकी कंडीशन कैसी? डॉक्टर के आते ही कासिम और अब्दुल दोनों ही बेसब्र होकर पूछने लगे, कांग्रेचुलेशन, इट इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, सो रिलैक्स। डॉक्टर कहते मानो दोनों भाइयों की जान में जान आई थी। मानी, सुना तुमने? साहब साहब अब्दुल दोनों ही बराबर में खड़े थे। अब मगर कासिम कुछ देर झूम कर पहले अब्दुल गले लगा। कहने को तो मामूली सी बात थी, मगर अब्दुल के लिए दिल पर लगी थी। भी खुशी को बड़ी काम उसने भी कासिम को बड़ी गर्मजोशी से गले लगा। आप में से कासिम कौन है? उनका यहाँ पेशेंट बार बार पुकार रहे हैं, प्लीज़ वो अंदर आ जाए। नर्स के अल्लाह ने कहते कासिम फ़ौरन उसके साथ चला गया। जब उनका दिल पारे पारे हुआ था। काश आप मेरा नाम कभी पुकारे। एक आह निकली थी दिल से, एक आंसू बलक से खुद पर खुद झलका था। वो मुंह और तेज चल दिया। कहाँ जा रहे हैं? फराज से नहीं मिलोगी? साहब आवाज़ देते रहे, मगर उसने पलट कर कोई जवाब न दिया। हेलो मिस शाज़मा को फ़ोन करें और पूछें वो कहाँ है। साहब फ़ौरन शायद पर हुक्म साध किया, जी सर। और सुने, उसे अकेले मत छोड़िएगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? शायद में परेशान होकर इस्तफसार करने लगी। शायद से पूरा वाक़या बयान करते, आप फिक्र न करें। बूढ़े उसकी ज़ुबान रवानगी फिसल गई थी, जिस पर उसने अपनी ज़ुबान दांतों में दबाकर आंखें जोर से मींची। मेरा मतलब सर, वो बिगड़ी हुई बात बनाने की कोशिश करने लगी। अब्दुल की सोहबत का आप पर बड़ा बुरा असर पड़ा है, पर क्या कर सकते हैं। खैर, साहब मानो गुस्सा पी रहे थे। उन्होंने एक सबसे वक्त कर अदा किया था, सॉरी सर। वो शर्मसा से खोया हुई। कहाँ हो मानी? जहाज में 40 से ज़्यादा मिस कॉल दे चुकी थी, पर रिसीव नहीं करा था। क्या मसला है? क्यों कॉल पर कॉल मारे जा रही हो? वो गुस्से से बोला, क्यों कि तुम खाना खा तैयार
क्योंकि खाना तैयार है। उसकी कुर्सी की आवाज़ सुनकर वो बोली मुझे भूख नहीं। क्यों? बस नहीं है तो नहीं हो सकती, लेकिन जवाब देना। अच्छा बाबा गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझ बोली बाली लड़की पर मौसम अंदाज में हो गया। या कुछ और कहना है उस वैसे कि हाँ कहना है तो कहो ना जल्दी। जल्दी जाते हुआ कहाँ हो? फिक्र मैं हवेली जा रहा हूँ काम के सिलसिले में। मेहमान की कॉल आई थी वो, और हाँ कान को कर सुन दो, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सख्त इंस्ट्रक्शन देते हुए गोया हुआ। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती वहाँ? अपनी कमर पर हाथ टिका कर अब रुचिका पूछने लगी क्योंकि मैं नहीं चाहता। ये क्या बात हुई भला? और अपनी तुम छोड़ी तुम तो मुझे चाह पर भी रखना नहीं चाहते थे। वो एहतजाज बुलंद कर रही थी। बची ऐसी बात नहीं, उसके कलेजे में अब थोड़ी नरमी झलक रही थी। तो फिर कैसी बात है बताओ मुझे। शर्मा का पारा है मैं नहीं चाहता तुम्हारा जमीन का दोबारा सामना हो। उसके सन से कहती शर्मा पे रोटी। ओह तो ये कहो ना अपनी महबूबा से मिलने जा रहे हो। तंजिया हुई। ओह मेरी महबूबा कौन? वो जमीन दिमाग खराब हो गया क्या? बोला कहने लगा बस रहने तो ज़्यादा सीधे बनने का नाटक मत करो। उसने झटके काल काट दी। तो हेलो बची काल काट दी। वो मुँह पर कार ड्राइव करते हुए बोला हेलो। अपनी कार साइड में रोक कर दोबारा काल मिलाई। क्या काम है? जल्दी बोलो, तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। क्यों? तुम्हारी महबूब को बुरा नहीं लगा मेरा तुम्हारे साथ होना? वो जल्दी जल्दी बोली डार्लिंग तुम्हें नहीं लग रहा तुम आज मुझसे बीवियों की तरह लड़ रही हो? मैं मजलूम चोरों की तरह तुम्हें मनाए रहा हूँ। सो प्लीज़ बच्ची मेरी बीवी की तरह एक्ट करना बंद करो। मैं तुम्हारी बीवी की तरह एक्ट नहीं करी। शर्मा गुस्से जोर देते हुए नफी करने लगी। अच्छा तो फिर महबूबा का ताना क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं कहीं भी जाऊँ, किससे भी मिलूँ? अच्छा बाबा गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगी कुछ भी। तुम चाहे उस जिनी से मिलो या उस यूसरा से या फिर किसी और चुड़ैल से। तब अंदाज में चल पर चीखते हुए बोली उफ चीख क्यों रही हो? बहरा नहीं हूँ मैं। अब्दुल्ला की चीख उसके एयरपोर्ट कानों से हटाता है। तुम चीनी की काबिल खुदा करे तुम्हारे साथ खून पी जाए, बल्कि तुम्हारी ज़मीन पर पटक कर मारे। गाने की चाहते मिसल बंद हो जाती थी। जैसे सुन के अपने महसूस हो रहा मन लगा था चेहरे पर प्यार से मुस्कान बरकर आई थी। अल्पना ने तर्जक की कार मोड़ ली। पहली बात वो जिनी है ड्रैकुला नहीं तो खून पिएगी मेरा। और दूसरा वो कार ड्राइव करते हुए अभी बोल ही रहा था कि शायद मैं तेज से बात काट गई। ओह देखो तो जरा कैसे वकालत हो रही है अपनी महबूबा की। वो मुँह बसूर कर बोली जो फैक्ट है वही बयान कर रहा हूँ। देख रहा खून पीते हैं जिनिया ने। क्यों? तुम्हें मैसेज करके बताया था उन्होंने कि आप मेहमान की जान जानी हम खून नहीं पीते। वो शायद माँ की जिम्मा कभी लहक अदा कर रही थी जिस पर अपना घासी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मैसी की किस तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आजकल एक छोटे के साथ रह रहा हूँ और खून नहीं पीती, बस दिमाग खाती है। अपने के अस चिरात भड़की थी उसकी कहते शर्मा दांत पीते तुम मुझे चुड़ैल का मानी के बच्चे तुम सामने आओ मेरे तुम्हारा खून कर दूंगी। बड़े आए अपनी जिंदगी की वकालत करने वाला। उसका टेम्परेचर अब आसमान से बात कर रहा था। अपना ने तमन्ना का पूरा फर्ज अदा किया। अब शर्मा अब उस पर खूब बरस रही थी। बात कब के वो अपने वो दबे पाँव उसके पीछे आ खड़ा हो गया है। मैं वकालत नहीं करा सच बयान करूँ। हाँ कुछ लोग से ये सच है समझने लगा वो अलग बात है। तंजिया जवाब देने लगा शक्ल है तुम्हारी सच बोलने वाली बड़े आए। वो बूम बजूर कर बोली हाय इतनी प्यारी शक्ल तो है मेरी, लगता है तुमने कभी गौर से नहीं देखा। कोई बात नहीं अब देख लो। ये कहते हुए सर कटे की तरह अचानक से शर्मा के आगे अपना चले आया। वो बुरी तरह चौंक कर चीख के क्या हुआ मैम? वो इतनी जोर से चीखती कि बाहर के कार्ड्स भी अंदर आ गए। बेचारे अब्दुल्ला की तो कहानी सुनो। कहते अल्लाह की बंदी क्यों मेरे नाजुक कानों से समातों पर इतना जुल्म ढाती हो? वो अपने कान उंगली डालकर हिलाते हुए शर्मा को देखकर मुंह बस खोया हुआ। तुम्हें कानों की समात की पड़ी है? मेरा हार्ट फेल हो जाना था। वो अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख कर बोली जो अभी तक काबू में नहीं आ रहा था। अच्छा चलो मैं लेने आया हूँ। अब्दुल्ला कहते हुए मुँह खड़ी हो गई। अब ये क्या बचकाना हरकत है? चलो मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। वो दोनों हाथ फोल्ड करके काफ़ी से परे लहजे में बोली मैं गोया हुई। ठीक है तुम मत जाओ। लापरवाही से कहते हुए सिर निकाल कर हेलो बूढ़े बाबा जैसे ही जावा कानों बूढ़े बाबा के अल्फा आता है वो मिन्नती अंदाज में उसके पास आकर आंखों से इशारा नफी करने लगी। नहीं बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कब तक आएंगे आप? अच्छा चलें ठीक है अल्लाह हाफ़िज़। वो सैल जेब में रखकर फातिहा अंदर डालते हुए बाहर जाने लगा। कमीना हर बार मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। वो अभी रोतू सा बनाकर बड़बड़ाई रखी। अब दोबारा उसकी जान मुड़ कर क्या हुआ चलो या करूँ बूढ़े बाबा को फ़ोन? वो तख्ती तक पकड़ कर बेचारी बोली शर्मा को तकनी का नाच नचा रहा था। जहर लग रहे हो तुम मुझे। गुराते हुए उसके पास पाँव पटकती हुई आकर बोली तुम मुझे कौन सा शहद लग रही हो? चलो उसके उसे कोई खातर मिलाते हुए चाबी उठाते हुए
उछालते हुए खुशी हुई आगे चल रहा था, जबकि वो तो रोतू सा सिरा बनाए पाँव पटकती हुई पीछे आ रही थी। वो काफ़ी देर से चेयर पर टेक लगाए बैठी थी। सब अपने काम में मसरूफ नजर आए थे। क्या हुआ? अपना की नजरें काम के साथ साथ उस पर भी टिकी हुई थी। वो बराबर में चेयर लगाए तो अब अगर हाल दर्द करने लगा। कुछ नहीं बोल रही, वो मुंह लटकाए बोली, तो मोबाइल में गेम खेल लो। उसके कहते हुए लगी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस थोड़ी देर और फिर हम चलते हैं। ओके बच्ची। ब्याह से काल को हिलाते हुए खड़ा हो गया। उस बात से बेखबर के उसके लम्स को छूते ही शारमा का दिल जोर जोर धड़कने लगा था। वो फिता फिता नजरों से हमजान को तकने लगी। उसकी नजर अचानक भारी भरकम सामान पकड़े हुए चौकीदार पापा बड़ी और उनकी मदद के लिए उठी। लाएं पापा, थोड़ा सा मैं उठा लूँ। शर्मा उनके हाथ से आधे से ज़्यादा सामान ले लिया था। लो बेटा चाबी पहली मंजिल पर राइट साइड पर बोला, ये सारा सामान उसमें रख दो। शर्मा चिल्ला तो चाबी ले ली। शर्मान अपनी चुटकी में इसका महसूस शर्मा का ख्याल ही नहीं रहा। चौकीदार बाबा ने शर्मा को सामान रखने के लिए जमीन हवेली के मालिक की बेटी के कमरे में भेज दिया था। कमरे में दाखिल होते उससे अजीब से सच्चाई हुई महसूस हुई। उसकी तरह जमीन की तस्वीर ने उन्हें जाने मजबूर कर कितनी खूबसूरत है ये लड़की। अभी तस्वीर देख रही थी कि खिड़की पर बड़ी, वाह यहाँ से गार्डन का व्यू कितना खूबसूरत है। शर्मा पर्दों को हटा बाहर जाने खिड़की से झाँकने लगी। वो कितना बड़ा मिरर है। ये लड़की क्या कोई शहजादी थी? शर्मा अभी बड़े आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराते हुए अपना अक्स देख रही थी। अब उसकी नज़र ऊपर फानूस पर पड़ी। वाह कितना बड़ा फानूस है। जरूर से हवेली का मालिक बूढ़े बाबा से भी ज़्यादा अमीर होगा। वो अब एक एक चीज़ देख रही थी। ना जाने क्यों दिल में समय के अलमारी खोल कर जमीन के में कपड़े झूली थे। वाह जबरदस्त कपड़े थे। गाय पे पड़ी जो कुछ कपड़ों के नीचे दबी हुई थी HZ। उस डायरी के ऊपर से ये अल्फ़ाबेट मोटे मार्क से लिखा हुआ था। Z फॉर ज़मीन पर H। वो सोच में पढ़ के शायद ज़मीन के महबूब का नाम के पहले लफ्ज़ वो पढ़ के देखती हुई, हो सकता है उसमें लिखा वो बड़े डायरी में ज़मीन। जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिदैन मुझे देख बजाय खुश होने के गम से निकालो, क्योंकि उन्हें चाहिए था जो मेरे दादा की जायदाद कैसा रिश्तेदार बनता। मेरे दादा के 2 बेटे हैं। पहले मेरे ताया आबिद और फिर दूसरे मेरे वालिद समी। मेरी अम्मी को खौफ हुआ कि कहीं दादा की सारी जायदाद का ताया का बड़ा बेटा वारिस न बच जाए। उस खौफ में आकर उन्होंने सब जगह ये खबर फैला दी कि उनका बेटा हुआ है, और उस झूठ को सच बनाने के लिए वो मुझे लड़कों के कपड़े पहना दी। साथ साथ मुझे मेरे घर खेती बना दिया गया था। सिर्फ मेरी वालदा की एक करीबी वफादार मुलाजिम से मेरी सच्चाई इस वाक़े मुझे पढ़ाने के लिए उस्ताद हवेली आया करते, जिनके सामने मुझे लड़का बनाकर पढ़ने बैठाया जाता। 3-4 महीने से पहले सब बदल दिए जाते थे। शुरू में तो मैं नहीं समझ पाती थी क्यों मेरे साथ इतनी जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन एक दिन बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गार्डन की जानब देख रही थी कि अचानक मैंने अपनी हम उम्र लड़की पड़ी जो बारिश में भीग रही थी। जो मुझे उस बेचारी पता पड़ा था। मैं नहीं जानती वो कौन थी, कहाँ से आई थी। जिस पास मैंने तो उसकी मदद करने चल पड़ी। जब मैंने उस पर छतरी की तो वो बच्ची मेरी जान पलटी थी। आंखें बिल्कुल सफ़ेद। मैं बिल्कुल घबरा कर पीछे हटी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। हम दोनों बन के अजीब बातें थी। वो किसी को नज़र नहीं आती थी सिवाय मेरे। यहाँ वो किसी रूप भी ले सकती थी। अक्सर वो मेरा ही रूप लेकर घर में फिरती है। हम दोनों दोस्ती दिन ब दिन मज़ीद गहरी होती जाती। मैंने उसका नाम आमना रख दिया था। वो बहुत खूबसूरत थे, पर सितम ये है कि सिर्फ मैं ही सकती हूँ। अगर आम लोग उसे देख पाते तो मुझे यकीन दीवाने हो जाते। बड़े होने के साथ साथ अब उसकी ताकत भी बढ़ रही थी। मैंने उसे अपना राज बता कर रख लिया था। वो भी साया की तरह मेरे साथ रहती है। वक्त जब हफ्ता से गुजरता देखते ही देखते मैं जवान होगी, जबकि हम उम्र काफ़ी आराम से बढ़ रही थी। वो एक जिन्नी है ना, इसलिए मुझे बताया कि जिन्हों की उम्र हम इंसान की उम्र से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हमारी दोस्ती मिसाली थी। जब तक आप बताया का बेटा यहाँ हमारे साथ रहने नहीं आया था, उसके आते सब बदलने लगा। आयान उफ, सोचती हूँ क्या लिखूँ उसके बारे में। वो तो सर से पाँव तक क़यामत है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे तक खूबसूरत मर्द नहीं देखा, बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मर्द देखे ही नहीं। ना जाने क्यों आया था वो। उससे पहले लाओ से कभी कोई हमारे घर आकर झांकता तक नहीं था। दादा की तबीयत ख़राब होने के खबर पर अम्मी पापा खुशी हो गए, क्योंकि उनसे कहीं ज़्यादा जायदाद प्यारी थी सबको, जिसका उनके मरते हिस्सा होना था। आयान मेरी पहली मोहब्बत। अम्मी ने उसके आने से पहले मुझे शान रहने को कहा। कहीं ना कहीं अम्मी को खौफ लगता कि उसे पनक न लग गई कि मैं लड़की हूँ। वो सिर्फ उस रात से पर्दा उठाने आ रहा है। शुरू में तो आयान हमें जितना हो सके कम ही जाती। वो कभी बातों में मेरे कंधे
देता तो कभी कमर पर। वो अक्सर कहता, हैरान हो तुम लड़के कभी कभी बाहर क्यों नहीं जाते। उस बात मशहूर लगती थी। एक रात वो मेरे कमरे में आया, मैं सो रही थी, लेकिन हमने उसे मेरे कमरे में दाखिल होते देख लिया था। वो लड़के वाले रूप में बेड पर लेट गई और मैं सोते हुए वजूद को हवा में की छत को दोबारा से लगा दिया। कमरे में अंधेरा कर दिया था। वो नशे की हालत में आया था। उससे चादर हटाई और बार में लेट कर कालों को सहलाने लगा। तुम रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। हमने क्या आवाज़ सुनती मेरी आंखें खुली। मैंने खुद को हवा में पहले लेकिन मैं ज़रा भी डरी। हमना और मेरी कभी लड़ाई होती तो वो मुझे छत पर लगा कर डराया करती। वक्त के साथ मेरा ये डर खत्म ही हो गया था। मैंने आंखों की इजाज़त मना कर दिया कि आयान को कुछ ना करे। वो नशे में शायद गलती से कमरे आ गया, पर ये देख मेरी आंखें फटी कि उसने मेरी यानी यमुना की नकली दाढ़ी मुँह हटा दी। वो होठों के नज़दीक आने लगा। ये क्या बदतमीजी। यमुना का हल्के से तलमर में बेच हो गया। तुमने देखा ये क्या करने की कोशिश कर रहा था। हमने क्या बोला होकर, पर मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे उस मैं भी सिर्फ उसकी मोहब्बत कहती हो। तुम्हें मुझे गुमान करता मुझे कुछ मोहब्बत में ये सब होता रहता है। मैंने राम फिल्म में देखा है, हीरोइन कमरे में आकर प्यार करते खासतौर पर सोते वक्त ये बहुत रोमांटिक होता है। न जाने मैं कौन सी दुनिया में जी रही थी। मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी और शायद मैं हद से ज़्यादा बेवकूफ़ थी। लड़की नादान ना बनो। ये मोहब्बत नहीं हवा से ये जानता है तुम लड़की हो। ये सिर्फ तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। तुम शायद भूल रही हो कि तुम एक मुसलमान लड़की और मुसलमान लड़कियों के साथ नाजुक नहीं होता। कोई भी एरा गिरा कर कान की तरह बिखेर जाए। मोहब्बत और हवस में जो फ़र्क होता है उसे पहचानो। हमने गुस्से से वहाँ चली गई। उसका दिना समझाना भी मुझे पर बेसूद था। मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बन गई थी। यमुना ने हाथ मजबूत ताकि मुस्कान दी थी। आयन ने बहुत आसानी से मुझे जाल में फंसा दिया और मैं बेवकूफ़ तरह उसकी हर चीज़ पर यकीन करती चली। यमुना और मेरे अक्सर लड़ाई हो जाती क्योंकि वो मुझे तरह से ऊपर कराने की कोशिश करती। मुझे समझाने दी थी कि आयन अच्छा लड़का नहीं है। वो सिर्फ ज़्यादा जगह में मोहब्बत का ड्रामा खेल रहा है। मैं लड़की थी तो क्या। ज़्यादा में अगर तो इससे पोते को मिलते तो एक हिस्से की मालिक मैं भी चाहती जबकि आयन का वो एक हिस्सा भी मुझे देने को तैयार न था। पूरी ज़्यादा दो हिस्सों तो मुझसे मिल सकती। पहली मेरी और उसकी शादी, दूसरी मेरी मौत। जब हमारे इश्क की खबर हुई तो वो मुझे समझ गई कि आयन यहाँ बेमकसद नहीं ठहरा हुआ। मेरे वालिद भी बदौलत अंधे हो चुके थे। उन्होंने मेरा इश्क और मोहब्बत का बूट मारपीट के उतारने की कोशिश की। मैंने उनसे झूठ कहा कि मुझसे शादी करना चाहता जबकि आयन ने कभी मुझे शादी कहा ही नहीं। वो हमेशा सिर्फ मुझे लाहौर ले जाने का कहता था। तुम समझती नहीं हो, सिर्फ ज़्यादा के लिए तुम्हें हम झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। वो कोई मोहब्बत नहीं करता। तुमसे शादी करके तुम्हें एक कोने में फेंक देगा। जबकि अगर तुम अपने दादा के सामने लड़का बन तो पूरी आती ज़्यादा कि तुम अकेले मालिक होगी। तुम्हारा दादा भी बहुत बीमार है, कभी भी उनकी मौत कभी आ सकती है। थोड़ा सा सब्र करो। जिस वक्त का उन इतने सालों से किया है वो बच कर यहाँ पहुँच गई है। अम्मी ने मुझे बहुत समझाया। जब मैंने ना मानी तो वो मुझे कमरे में बंद करके चली गई। मैंने अमना मांगी तो बजाय मतलब कि वो अम्मी की सारी लेने लगी, जिसकी वजह से उसकी ज़बरदस्त पैसों के गुस्से में आकर वो आयन को जहाँ से मारेगी और वो उस रात आयन को मार भी देती। लेकिन दुनिया मोहब्बत आयन की डाल बन गई है। मैंने बात की चिड़ी हाथ रख अपने पर रख ली थी। कसम खाओ तुम कभी भी आयन को हाथ में नहीं लगाओगी। नहीं, ना मेरे जीते या मेरे मन में खाओ कसम। हमने मेरी मोहब्बत में मजबूर कर कसम खा ली कि कभी भी आयन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आयन ने मुझे जो सुनहरे काम आयन जो मुझे सुनहरे कल के ख्वाब दिखाए थे, उन ख्वाबों की जीने की आरज़ू में मैं सबसे अकेले लड़ रही थी। मैंने कभी अवली से बाहर कदम नहीं कहा था और ना मेरे दिल में अवली से बाहर की दुनिया देखने की ख्वाहिश थी। पर अब मैं दिल को नया दुनिया आयन बदलती थी। मुझे अजीब सी खटर महसूस थी। ये करना लगता मुझे। मैं बस जल्दी से जल्द आयन के साथ दुनिया देखने जाना चाहती थी। अम्मी ने डॉक्टर के साथ बात की तो उसने अगली रात से आने की कहा। जमी की डायरी यहाँ आकर रुक गई थी। शायद उसके बाद कभी उसने डायरी लिखी नहीं। 25 जून के बाद जमी की डायरी नहीं लिखी। ऐसा क्या हुआ होगा जो उसने आगे डायरी नहीं लिखी। अभी शायद मैंने सोचा में घूमती कि उसके आने के बाद आवाज़ करे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमी की डायरी छूने की। हम ना वो फंसी आवाज़ में फ़कत उसका नाम पकड़ सकी। हमने की सफ़ेद नाक के अंदर बहुत ही भयानक दिखाई दे शामा का पूरा वजूद नजरने लगा। अगले लम्हे से शामा गला से पकड़े। शामा पाँव पर ज़मीन से उठ गए थे। शामा की गिरफ्त उस कदर सख्त मजबूती को चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाई। मैं चाहती छोड़ो मुझे। तुमने मेरी ज़मीन टाई की छुआ कैसे उसकी आंखों में मिलाकर जलाल था। उसने शामा का गला छोड़कर उसे हवा में बुलंद किया। कमरे की छत काफ़ी बुलंद थी, 15 फुट की ही बुलंदी पर ले जाकर उसने एक झटके में ही बेदर्दी शामा को ज़मीन पटका। गिरते वक्त वहाँ रखी कांच में से उसका सर टकराया था। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजी थी। बच्ची उनके कानों की समार से जब शामा की चीज टकराई तो उसका दिल दहल गया। बेहवासी में ऊपर की जानब दौड़ा। जारी है हुस्न कमल नावल रूहे लास्ट एपिसोड।
एपिसोड 12। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजी थी। अब्दुल बेहवासी में भागता हुआ कमरे में पहुंचा। वो ऊंधे मुंह पड़ी थी, सर से खून निकल रहा था। बच्ची, इमरान के औसा खता हुए थे। वो भागता हुआ आकर उससे चीता करता है। उस लम्हे शारमा बेचारा गुड़िया की माने थी, मुंह से भी खून निकल रहा था। बच्ची, बच्ची, आंखें खोलो बच्ची। उसके चेहरे पर हल्के हल्के हाथ से थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करता है, जो नुमान और बाकी सब को बेसुध लग रही थी। अब्दुल मनान संभालो खुद को, उसके सर से बहुत खून बह रहा है और उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया तो ये मर। नुमान अभी उसके कंधे पर अपना भारी सा हाथ रखते हुए बहुत ही याद है कि अब्दुल सख्त लहजे में चीख कर कहता है, कुछ नहीं होगा उससे, समझा। वो फौरन उसे बाहों में भरकर बाहर की जानब देखकर तेजी से दौड़ता है। डॉक्टर, डॉक्टर, वो अस्पताल में चीखता हुआ दाखिल हुआ। उसके कपड़ों और हाथों पर खून लगा हुआ था, चेहरे पर गम और गुस्सा छिलक रहा था। मैं उसे हवेली ले जाना नहीं चाहता था, सब मेरी गलती है। ना मैं उसे लेकर जाता, ना ये सब उसके साथ होता। अपना बैठकर खुद को कोसे जा रहा था। साहब, कासिम और शादमा की फैमिली भी अस्पताल आन पहुंची। क्या हुआ था शादमा के साथ? सबके ज़हन में ये सवाल था। अपने से सर टिका कर आंखें बंद कर ली थी। शादमा का मासूम व दिल फरेब चेहरा आंखों में घूम रहा था। कभी हंसती हुई उसकी छवि नज़र आती तो कभी चीखती हुई, कभी रोती हुई छवि नज़र आती तो कभी गुराती हुई। शादमा का तो हर रंग ही पाया था उसके दिल को। वो अपने हाथों को देखने लगा, जिस पर भोली भाली नाजुक सी लड़की का खून लगा था। साहब की निगाह अब्दुल पर टिकी थी। वो इल्म रखते थे कि ये वक्त उस पर बड़ा भारी है। माना मना मुंह से एक उफ तक अदा नहीं की है, पर दिली तौर पर पारे पारे हो चुका है। ओह नो, नुमान सर पकड़कर बोला जब उसे खबर मिली कि हवेली में रिपोर्टर्स की टीम पहुंच गई है। अब्दुल मनान, सब खत्म हो गया है यार, फिल्म रोकनी पड़ेगी अब नुमान को उस वक्त भी अपनी फिल्म की पड़ी थी। अब्दुल मनान का खून खोल गया। उसकी बात सुन बच्ची, जान की बाजी लड़ रही है और तुझे फिल्म की पड़ी है। इतना खुदगर्ज मत बन। नुमान की नफरत होने लगी मुझे तुझ से। वो कदूयत भरे नज़रों से नुमान को देखकर बोला। हर गुजरते लम्हे के साथ उसका हौसला टूटता जा रहा था। कुछ नहीं होगा आप ही को, आप फिक्र ना करें मानी। एक छोटा सा बच्चा अब्दुल मनान के पास आकर बैठा था। उसके हाथ पर हाथ रखकर बड़े प्यार से दिलासा देने लगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा उसे। वैसे भी उसने कौन इतनी बेरहम राइटर नहीं है। उसके कहते ही राइटर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई थी, जबकि वो बच्चा उलझी निगाह से अब्दुल मनान चेहरा तक रहा था। डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? शादमा की वालदा रोते हुए इस्तफसार करने लगी। सॉरी, शी has brain hemorrhage now. She is in a coma due to a head injury. डॉक्टर के कहते ही अब्दुल पर डॉक्टर की कैफियत तारी हो गई थी। ये क्या बोल रहे हैं? शादमा की वालदा अंग्रेजी जबान से नाआशना थी। वो पलट कर अपने हस्बैंड से पूछने लगी, जो उस लम्हे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू व जज्बात को बिखरने से रोक रहे थे। आंटी, मिस शादमा के सर पर काफ़ी गहरी चोट आने के सबब वो कोमा में चली गई है। कासिम ने बड़ी मुश्किल से जुमला अदा किया था। ये सुनते ही शादमा की वालदा चीख अपनी बेटी के लिए रोना शुरू हो गई। उनकी तरफ देखी न जाती थी। लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था। जब अब्दुल मनान अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो शादमा बेसत आंखें बंद करे लेटी नज़र आ रही थी। सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। उसके खूबसूरत गुलाब पंखुड़ियों जैसे होंठ काफ़ी ऊंचाई से गिरने के सबब फट गए थे। बहुत कोशिश की कि ना रोए, पर उसे देखते ही आंखों से आंसू बेअख्तियार जारी हो गए। ये दिल को खबर थी कि वो अच्छी लगती है, पर कितनी अच्छी लगती है ये वक्त ने बताया। शादमा का इलाज साहब ने अपने ज़िम्मे ले लिया था। फिल्म की शूटिंग 3-4 महीनों तक बंद रही। फिर नुमान ने नई लोकेशन तलाश कर ली। पुलिस और रिपोर्टर्स दोनों नाकाम हुए थे। शादमा वकालत और अमेरिकी बाशिंदे की केस को सुलझाने में। कैसी हो डार्लिंग? ओह, हर रोज़ की तरह वही खामोशी।
थकती नहीं हो क्या उस तरह बेड पर लेटे लेटे? मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तो उठ कर भाग चुका होता और रोज़ाना की तरह 9 बजते ही आन पहुंच जाता। शादमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, पूरे दिन शादमा की छोटी बहन अस्पताल में रहती और रात में अब्दुल मनान। 4 महीने गुजर चुके तो उस बेजान गुड़िया की तरह बेड पर लेटे लेते। देखो मैं क्या लाया हूँ, लव स्टोरी। मैंने सुना है लड़कियों को बहुत पसंद होती है। दिल में ख्याल आया शायद तुम्हें भी आ जाए, इसलिए ले आया। जल्दी बताओ, सुनोगी? वैसे बहुत लकी हो तुम, हर किसी को मुझ जैसे हैंडसम से लव स्टोरी सुनने का मौका नहीं मिलता। अब तुम डबल मज़े लो, एक स्टोरी की, दूसरा मुझे ताड़ने के। चोरी चोरी जितना चाहे मुझे ताड़ सकती हो, मगर मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगा। वो शौकी तो उसके चेहरे के करीब आकर बोला। 4 महीने हो गए थे उसके मुंह से अपने लिए ठगी नहीं सुना था। इस तरह कब तक रहोगी? मैं तरस रहा हूँ तुम्हारे मुंह से ठगी सुनने के लिए, और हमारा मुकाबला वो भी तो बाकी है। मेरे 5 है, तुम्हारे 4। अजमान ने नहायत ही रंजीदा होकर उसके खूबसूरत चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोया हुआ, आप जानकर गलत नतीजा बयान कर रहा था। ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से उठकर लड़े और कहे, कोई नहीं झूठे, मेरे 5 है, तुम्हारे 4 हैं। पर वो तो खामोश थी। हर रोज़ की तरह गर्म पानी से उसका खूबसूरत चेहरा साफ किया। उफ, तुम्हारे हाथ नरम मुलायम हैं। वो हाथों को गर्म पानी की टॉवल से साफ करते हुए शरारत से कहने लगा, पर जवाब में खामोशी देख उसका दिल भर आया। बच्ची कब उठोगी? वो शादमा का नाजुक हाथ अपने दोनों हाथों से थाम कर पेशानी पर लगाकर रोने लगा। खाना खाने का इरादा है या रो रो कर ही पेट भरना है? कासिम की आवाज़ पर उसने अपना चेहरा उठाकर उसकी जानब देखा। तुम खाना क्यों लाए हो? अब्दुल मनान ने अपने आंसू साफ करते हुए अब्रुच कर पूछने लगा। वो मैं मिस शादमा से मिलने आ रहा था तो दादाजान ने कहा कि ये भी ले जाओ, इसलिए ले आया। वो सरसरी सा उसे देखकर खाने का बॉक्स टेबल पर रखने लगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे खाना खाने का पूछना चाहिए? कासिम उसे अकेले अकेले खाता देख टोकते हुए बोला। नहीं, उसे पाठ सा जवाब देकर फिर से खाने में मगन हो गया। दादा जान ने कहा था दोनों भाई साथ खा लेंगे, इसलिए मैंने खाना लेकर डायरेक्ट अस्पताल आ गया था। कासिम मुंह लटकाकर उसे शिकवे भरी नज़रों से देखते हुए बोला, बूढ़े बाबा की क्या है, वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं। वो लापरवाही से बोला, वाह क्या मज़ेदार खाना बनाया है, वाह। अब्दुल मनान कासिम को तंग करने की नीयत से खूब खाने की तारीफ़ें कर रहा था। हद है, क्या थोड़ा सा अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते? कासिम के मुंह में पानी आ रहा था उस मज़े से खाता देखकर। नहीं, वो मुस्कुराते हुए, अब तो मैं खाकर रहूँगा। कासिम ज़बरदस्ती उसका चमचा छीनकर खाना शुरू हो गया था। वाकई मज़ेदार है, ये लो। कासिम चमचा वापस उसकी जानिब बढ़ाने लगा। तुम ही खा लो अब, मेरी भूख मर गई। वो बूम बिगाड़ते हुए कहने लगा, ओके। वो कंधे छिड़ाकर लापरवाही से कहते हुए खाने में मगन हो गया। सर प्लीज़ आप दोनों बाहर जाएं, मुझे पेशेंट के कपड़े चेंज करना है। नर्स ने आकर कहा तो दोनों फ़ौरन ही बाहर की जानिब चल दिए। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कुछ कहा था मिस शादमा से मेरे बारे में? वो तजस्सुस से अपने बराबर में चलते हुए अब्दुल मनान को देख पूछने लगा। तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहे। पर मैंने महसूस किया था वो जिस तरह स्टार में मिली थी और बातें कर रही थी, इस तरह फिर कभी नहीं की। एक खिंचाव सा महसूस करता था मैं, जिसे भाग रही हो मुझसे। कासिम के कहते ही अब्दुल मनान के लबों पर पुरसा मुस्कुराहट बिखर आई। तुमने कुछ कहा है ना मिस शादमा से, इसलिए मुस्कुरा रहे हो ना तुम? वो अब्रू उचकाकर, ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस छोटा सा झूठ कहा था। और वो क्या? कि तुम प्ले बॉय हो। उसके कहते ही कासिम का शाक के मारे मुंह खुला था। क्या तुमने उनसे कहा कि मैं प्ले बॉय हूँ?
वो सर पकड़कर बोला, मैंने तो आज तक एक लड़की भी नहीं पिटाई और तुमने मुझे प्ले बॉय बना डाला, और वो भी मिस शारमा के सामने। तुम निहायत कमीने हो मानी। वो दांत पीसते हुए अभी उसकी जानिब बढ़ा ही था कि अब्दुल मन्नान ने ये कैसे दौड़ लगा दी। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है बेटा, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मानी। तुमने मेरी मोहब्बत को बदगुमान किया मुझसे। वो पीछे भागते हुए बोला, अरे मैं तुझे दूसरी पठान में मदद कर दूंगा, तो फिक्र ना कर। अब्दुल मन्नान मदद की ऑफर देते हुए आगे आगे भाग रहा था। अस्पताल के पूरे गार्डन में वो दोनों भाई भागते फिर रहे थे। बस अब और नहीं भागा जाता। कासिम थक कर बेंच पर बैठ गया था। अब्दुल मन्नान भी फूले सांस के साथ उसके बराबर में ही आकर टिक गया। अब्दुल मन्नान कासिम की हालत गैर देख अभी मुस्कुरा ही रहा था कि कासिम अचानक उसके सीने से आ लगा। शुक्रिया भाई, मैं हमेशा से तुम्हारे गले लगना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता था कि डैड दिल ही दिल में बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। बस तुम्हारी माँ का दिया जख्म ताज़ा हो जाता है तुम्हें देखते ही, इसलिए वो दूर भागते हैं। वो कभी मेरी माँ को वो मोहब्बत दे ही नहीं सके जिसकी वो हकदार थी, इसलिए मैं बहुत नफरत करता था तुमसे। पर यहाँ तुमसे मिला, तुम्हारी हालत देखी और दादा जान की बात सुनी तो एहसास हुआ वो ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तुम्हें किसी और के गुनाह की सज़ा दी जा रही है। पता है, बचपन में बड़े लड़के जब मुझे मारते थे तो मैं हमेशा ख्वाहिश करता था कि मेरा बड़ा भाई होता जो उनसे मेरे खातिर लड़ता। कासिम निहायत गर्मजोशी से उसके सीने से लगा हुआ और रोहन सा आवाज़ में अपने बड़े भाई से मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। एक दो लम्हों के लिए तो अब्दुल मन्नान शाग्द हो गया था। उसके अचानक गले लगने के सबब, भाई, ये वो खूबसूरत रिश्ता था जिसकी कभी ख्वाहिश तक नहीं कर सका था वो बेचारा। क्योंकि बहन भाई की ख्वाहिश बच्चे अपने माँ बाप से करते हैं, पर उस बेचारे के तो वालिदैन ही नहीं थे। वो किससे कहता कि मुझे बहन भाई चाहिए, मुझे भी एक बहन चाहिए जिसकी चोटी पकड़कर खींचूं, एक भाई जिसके साथ अपना हर दुख दर्द शेयर कर सकूं, जिसे बता सकूं बहुत टूटा हुआ हूँ, अंदर से बहुत बिखर गया हूँ अब और सहा नहीं जाता, जिसके सीने से लगकर दिल भर कर रो सकूं, उसका कंधा मेरे आंसू खामोशी से अपने अंदर समो ले, जिससे कहूँ डेट से मेरी सिफारिश करो ना, क्यों कहो ना उनसे मेरी कोई गलती नहीं है, फिर मुझे सज़ा क्यों। अब्दुल मन्नान की आंखों में आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। उस मोहब्बत की तरसे हुई शहजादे ने फ़ौरन ही कासिम को अपने हिसाब में जकड़ लिया। भाई, फ़िक्र ना करो, मैं बहुत जल्द डैड को मना लूँगा, तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर दिलाऊँगा और उन्हें एहसास भी दिलाऊँगा कि गलत करते हैं आए हैं वो आज तक तुम्हारे साथ, तुम देखना। कासिम गले से हटकर अपने भाई का हाथ थामते हुए बोला, बस करें हुस्ने कमल, कितना सेंटी करेंगी। उफ, आज आखिरी एपिसोड है, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रुला रुला कर अंधा ही कर दिया जाए। वो आंसू साफ करते ऊपर की जानिब देखते हुए शिका करने लगा, जिस पर कासिम नासमझी से मुस्कुराते हुए, क्या बोल रहे हो? ज़हनी तवाज़ुन हिल गया है क्या? पगले, तुम नहीं समझोगे, ये राइटर और मेरी आपस की बातें हैं। वो पुरस्कार लहजे मुस्कुराए लबों पर सजाए बोला। उसने अपना पूरा कमरा बिखेर दिया था, पर उसकी इम्पोर्टेंट फाइल मिलकर नहीं दे रही थी। कहीं हेवन में तो नहीं रह गई? उफ अब्दुल मन्नान, कोई काम तो ठीक कर लिया करो यार। बच्ची कब ठीक होगी तुम? उस अब्दुल मन्नान नामी बिला को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। वो अपने सर पकड़े दुहाइयाँ दे रहा था। शाज़म और बच्ची का जिक्र तो तस्वीर की तरह था, हर वक्त हर घड़ी कोई लम्हा ना होता जब उसके लबों पर बच्ची का जिक्र ना आता हो। हवेली चल दिया अपनी इम्पोर्टेंट फ़ैन ढूंढने। उसके हवेली में कदम रखते ही हमना को उसके आने की आहट महसूस हो गई थी। उसके हवेली में कदम रखते ही हमना महसूस हो गई थी। अब्दुल मन्नान डायरेक्ट अपने कमरे की जानिब बढ़ा जब फिल्म मेकिंग के दौरान वो मुकीम था। शाज़मा वाले हादसे के बाद वो आज पहली बार हवेली आया था। कमरे में दाखिल होते ही उसने लाइट ऑन की। उस कमरे में शाज़मा की यादें बसी थीं, कहीं वो लड़ती हुई नज़र आ रही थी तो कहीं चीख कर जगाते हुए। दिल कमरे में आते ही रंजीदा हो गया। काश मैंने तुम्हारी और नुमान की बात मान ली होती, काश, 100 करोड़ काश। तो आज बच्ची तुम मेरे साथ होती। वो बेड पर बैठकर रोने लगा। शाज़मा का दुख उसे हर दुख और गम से परे कर गया था।
तुम दुनिया के वाहिद मर्द हो अब्दुल मन्नान जिसने हमना को देखा है। ज़मीन कहती थी जो मुझे देख ले वो पानी ना मांगे, इतनी हसीन हूँ मैं। असर तो तुम पर भी देखा मैंने अपने हुस्न का। मुझे यकीन है अब कि जब मैं तुम्हारी दिली ख्वाहिश का रूप लूँगी तो वो मैं खुद होंगी, तुम्हारी माँ नहीं। और फिर तुम मुझे अपने मर्दों वाली हैवानियत दिखाओगे जैसे तुम सब मर्द होते हो। जैसे आयान था वो अपना को घूरते हुए हम कलाम हुई। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कान नमूदार हुई थी। उसे मुस्कुराते हुए आज फिर अब्दुल मन्नान की दिली ख्वाहिश का रूप लिया था। उसे अपनी क़यामत खेज हुस्न पर पूरा यकीन था, पर अगले ही लम्हे वो खुद हैरत के गोता खाने लगी क्योंकि वो शाज़मा के रूप में बदल गई थी। वो रो क्यों रहे हो मानी? उसकी आवाज़ कानों में रस घोलती हुई महसूस हो रही थी। अब्दुल मन्नान के कंधे पर अपना नाजुक हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से इस्तफ़सार करने लगी। बच्ची, ये वाकई तुम कैसे? मतलब वो खुशी के मारे 1-2 सानियों के लिए तो उससे गुमान हुआ था सांसें ही रुक जाएंगी। बेयकीनी से उसकी खूबसूरत पर हाथ कपकपी ज़ुबान से अल्फाज अदा कर रहा था। 6 महीने बाद वो दिलरुबा आज सामने बैठी थी। आंखें तो पहले ही आबदीदा थीं, उसे देखते ही झरझर आंखों से आंसू रवां हो गए। हमना की कच्ची उसे अपनी जानो तेरी से खींच रही थी। एक अजीब सा शहर था। अब्दुल मन्नान को अपनी गिरफ्त में ले लो। हमना बहकाने की नीयत से आई थी, वो भी दिलरुबा की सूरत में। बच्ची, तुम वाकई ठीक होगी हो, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ। वो मुसरत भरे लहजे में उसके रुखसार पर हाथ रखे अभी भी बेयकीनी सी कैफियत में बोल रहा था। यकीन नहीं आ रहा तो छू कर देख लो। उसका लब व लहजा नहायत दिलकश। वो अपने हसीन होंठों के अब्दुल मन्नान के होंठों के करीब लाकर मोहब्बत से चूर लहजे में गोया हुई। अब्दुल मन्नान उसके शहर में बंदा था। वो हसीन दिलरुबा अपनी हसीन होंठ मज़ीद करीब लाने लगी तो अब्दुल मन्नान चौंक कर पीछे हटा। तुम मेरी शाज़मा नहीं, वो पाकीज़ा किरदार की मालकिन है। मैं शाज़मा ही हूँ, मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी। देखो मेरी आँखों में। ये पहली बार था कि उसका सर टूट गया था, पर वो अभी भी पीछे नहीं हटी। अब्दुल मन्नान के करीब अगर मदहोश करने लगी। माना तुम मेरी मोहब्बतों पर मुसलमान हूँ, हराम और हलाल की तमीज़ जानता हूँ मेरी डार्लिंग। जहाँ मैंने इतना सब्र किया है वहाँ कुछ दिन और सही, पर पहले निकाह करूँगा तुमसे, एलानिया दुनिया को बताऊँगा तुम मेरी हो, फिर तुम्हें छूने की गुस्ताखी करूँगा, वो भी पूरे हक से, अभी नहीं। अब्दुल मन्नान मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों अकेले हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। ये कहते हुए वो फिर एक बार करीब आने लगी। उसने अब्दुल मन्नान के गालों पर अपना देखता हुआ हाथ मस किया तो पूरे वजूद में सनसनी भर की रूह की तरह फैल गई। नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा मुझे देखता है, मेरा खुदा मेरा गवाह है। अब्दुल मन्नान ने उसका हाथ बड़े प्यार से अपने चेहरे से हटाया। बस उन जुमलों का सुना था वो अपनी असली रूप में आ गई। तुम वाकई बहुत अलग हो अब्दुल मन्नान, तुम जैसा मर्द नहीं देखा मैंने आज तक। तुम्हारा खुदा पर यकीन मुझे और मेरी सोच को शिकस्त दे गया। तुमने जो जुमले कहे वो बला की तासीर अपने अंदर समाये हुए थे। उन जुमलों को फ़कत मुँह से था तो बहुत लोग करते हैं, पर उन जुमलों पर पक्का ईमान लाखों में एक होता है। अब्दुल मन्नान आज भरी नज़रों से अब्दुल मन्नान को देख कर कहा, जो अभी तक उसे फटी फटी निगाहों से तक रहा था, काश तुम्हारे जैसा मर्द मेरी ज़मीन को मिल जाता, काश तो आज वो जिंदा होती। हमना की हसरत भरे लहजे में कहता उलझ कर उसे देखने लगा। तुम ज़मीन नहीं हो, ये तो मैं जानता हूँ, पर तुम हो कौन और तुमने शाज़मा पर हमला क्यों किया? अब्दुल मन्नान खड़े होकर गुस्से से इस्तफसार करने लगा। शायद इसलिए क्योंकि वो तुमसे लड़ाई लड़ी थी, है ना? तो यार उस दिन बताया था मैंने तुम्हें, वो बच्ची है, बहुत भोली सी है, वो बहुत नादान। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें तरस नहीं आया उस पर? एक बार जाकर देखो अस्पताल में वो कैसे 6 महीनों से बेजान गुड़िया तरह बेड पर लेटी है। अब्दुल मन्नान जज्बाती होकर शोला बार निगाहों से उसके वजूद को तकते हुए सवाल कर रहा था। कोई ज़मीन की चीज़ों को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शाज़मा ने बगैर इजाज़त पूरी डायरी पढ़ ली तो उसे तो सज़ा मिलनी ही थी। डायरी? कौन सी डायरी? वो लज कर, मेरी ज़मीन की डायरी। हमना नहायत सख्त लहजे में तेताते हुए गोया हुई। ये ज़मीन आखिर है कौन? अब्दुल मन्नान की पहचान पर बल नमूदार हुए। मेरी बचपन की सहेली, मेरी वाहिद साथी, मेरी जान, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ, जिसे आया अपनी लालच और आवाज़ का निशाना बनाकर बेदर्दी से
कत्ल कर दिया था। वो तड़प कर बोली। उसकी आंखों सफ़ेद हो गई थी, जो चेहरे या सुर्ख अंगार की तरह लाल। अभिमान घबरा कर एक दो कदम पीछे जा। तुम तो वही हो जो अक्सर मेरे ख्वाबों में आती है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, ख्वाब एक अलग दुनिया है जहाँ पाबंदी नहीं है कोई। वो कोई के अंदाज बोली। अयान कौन है और उसने क्यों मारा ज़मीन को? तुम क्यों मुझे मज़ीद उलझाए जा रही हो? उसके हाथ बातें अब्दुल को मज़ीद उलझा रही थी। ये लो तुम्हारे हर सवाल का जवाब उसमें है। उसने अब्दुल की पलक झपकते कबल ही एक डायरी उसके हाथ में पकड़ा दी थी। ये ज़मीन की डायरी थी और पक्की शायद मैंने पढ़ ली थी। 25 जनवरी के आगे तो ये डायरी लिखी ही नहीं गई। क्या उसे कत्ल? और अनन बोलते बोलते रुक गया था। हाँ, तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया। 25 जनवरी की रात वो भयानक रात थी। उस रात मेरी और उसकी लड़ाई हुई थी। मैं उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। मुझे क्या खबर थी ये मैं सबसे बड़ी गलती होगी। निम्रा बेगम ने उसे कमरे में बंद कर रखा था और अयान को वापस जाने का हुक्म सादर कर दिया। उसने निम्रा बेगम कहा कि वो आज ही रात ही चला जाएगा, लेकिन लाहौर पहुँचते ही सबको ज़मीन के गिर बता देगा। निम्रा बेगम जायदाद की लालच में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी भी कहीं ज़्यादा जायदाद अजीज़ थी। अयान की धमकी सुनते ही उन्हें अपने हाथों से जायदाद जाती हुई नजर आई। अयान ने मकाई से काम लेते हुए निम्रा बेगम को में लिया कि वजह ज़मीन की एक बार मिलने दें। बहुत मोहब्बत करता है उसे। वो आखिरी बार मिलकर खामोशी से यहाँ से चला जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। साथ साथ हकीकत भी अपने सीने में राज की तरह दफन कर लेगा। निम्रा बेगम को ये सज़ा हर तरह से फ़ायदे का लगा। उनकी नज़रों में सिर्फ एक मुलाकात ही तो थी। उन्होंने उस भेड़िए को ज़मीन से मिलने दिया। ज़मीन उसकी नापाक इरादे ना समझ सकी। उसने पहले तो बेहतर से उसे अपने हवस का निशाना बनाया। उसकी इज्जत तार करने के बाद बड़ी बेतरतीब से उसकी गला घूंट दिया। उसकी बेजान लाश को कमरे के बेड पर लेटाकर उसकी बेजान लाश को कमरे में के बेड पर लेटाकर उस पर कंबल डालकर रातों रात फरार हो गया। मुझसे कितनी भी नाराज़ हो, लेकिन उस नारी की साथ कभी सोती नहीं थी। उसे सोता देख मैंने फ़ौरन कंबल हटाया। उसके मुंह को दुपट्टे से बंधा और कपड़ों को पटा देख मैं बेहवासी के आलम में चीख कर उसे उठाने लगी, पर वो नहीं उठी। निम्रा बेगम उस दौलत की लालच में अपनी बेटी से भी हाथ धो बैठी। मुरवासा लहजे में बताकर ज़मीन पर गिर गई तो निम्रा बेगम ने पुलिस को रिपोर्ट नहीं करवाई। सब करवाया, लेकिन आबिद ने पैसे खिलाकर सारे मामला हल कर लिए। सारी जायदाद उनके प्लान के मुताबिक आयान को मिल गई। तो तुम आयान की सज़ा और दूसरों बेकसूर लोगों को क्यों दे रही हो? अब्दुल के पूछते ही वो बिपर उठी। वो बेकसूर नहीं थे, हवस थी उनकी आंखों में, वही हवस जो आयान की आंखों में थी। इसलिए मैंने उन्हें ऐसी हालत में पहुंचाया जिसमें वो ना वो जी सके ना वो मर सके। लम्हा यमुना के चेहरे की तादाद बदल रहे थे। ओह, तो ये मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करती थी। अब्दुल मन्नान खुद से हम कलाम हुआ। तुम कब तक करने वाली हो ये सब? अब तंजीद से उसकी आंखों में जागते हुए सिफसा करने लगे। जब तक मैं ज़मीन के कातिल को बेदर्दी से मरता हुआ न देख लूँ। तो मारकर ख़त्म करो। वैसे भी उस जैसे दंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं कसम में बंधी हूँ, वो जताते हुए बोली। इंसान तो इंसान, यहाँ तो जिन्हों में भी इल्म की कमी है। वो सर झटक मुँह पर सूट कर बोला। क्या मतलब? वो उलझी थी। अल्लाह अज़्ज़वजल की ज़ात व सिफ़ात के अलावा किसी की कसम खाना मकरूह है, और उस तरह की कसम खाने पर किसी किस्म का कफ़ारा लाजिम नहीं। अलबत्ता गुनाह ज़रूर है, समझें या समझाऊं? वो दोनों हाथ फोल्ड कर अब्दुल रुचकाकर इशारतन जो कहना चाहता था वो समझ चुकी थी, पर मैं उस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। वो क्यों? क्योंकि मैंने वादा किया था ज़मीन से जब तक उस आयान को इस हवेली में ना मार दूँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वो एक लफ्ज़ चबा चबा कर गोया हुई। ठीक है, तो मैं ले आता हूँ उसे यहाँ, वो भरम से बोला। वो कमीना दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। आयान को तलाश करने में अब्दुल मन्नान ने दिन रात एक कर दिए थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और उससे इत्तला मिली कि आयान अपनी फैमिली के साथ चीन में रह रहा है। वहाँ उसकी अपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब्दुल मन्नान ने शाह साहब से मदद तलब की। एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाई जिसमें मुल्की और गैर मुल्की तमाम बिजनेसमैन, एक्टर, एक्ट्रेस, सियासतदानों और दूसरी बहुत सी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया था। उस दावत में अन को भी मदऊ किया। तुम्हें लगता है वो आएगा? नुमान अबरू तरीके से पूछने लगा। पता नहीं यार, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसे पाकिस्तान बुलाने का।
दुआ करो आ जाए। अब्दुल मन्नान दरवाजे पर निगाह टिकाए न जाने कब से खड़ा था। वो इतलाते हैं किसी होटल में अब्दुल मन्नान दरवाजे पर निगाह टिकाए न जाने कब से खड़ा था। कोई इतलात है कि किसी होटल में उसके रुकने की नहीं। अब्दुल मन्नान मुँह बजकर नफ़ी करने लगा। फिर तो तू भूल जा कि वो कमीना आएगा। नुमान कंधे पर थपथपाते हुए अभी बोल नहीं रहा था कि अब्दुल मन्नान का चेहरा अचानक से खिलता हुआ नजर आया। ये अचानक तू कश्मीर की कली बनकर क्यों मुस्कुरा रहा है? वो नासमझी से उसका चेहरा तकते हुए बोला, सामने देख शिकार आ गया है, चल लग जा काम पर। अब्दुल मन्नान के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट बिखर आई थी। नुमान ने वेटर की डेस्क में आकर उसके महंगे कोट पर आप जान कर जूस गिरा दिया, जिसकी वजह से वो नुमान पर खूब भड़का। छोड़ें उसे, आप मेरे साथ वॉशरूम चलकर साफ़ कर लें अपनी कोट को। अब्दुल मन्नान ने प्यारी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई, जिस पर फ़ौरन अपना कोट झाड़ते हुए उसके साथ वॉशरूम चल दिया। वॉशरूम में दाखिल होते ही अब्दुल मन्नान ने उसे बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। हो गया? नुमान ने हल्का से दरवाज़ा करके पूछा। मिशन बेहोश कंप्लीट। अब बस हवेली में पहुंचाना है उस कमीने को। वो दोनों उसे काले रंग के बैग में डालकर सब की नज़र बचाते हुए हवेली पहुंचे। क्या हुआ? चल अंदर। नुमान के कदम हवेली की तरफ पर ही रुक गए थे। नहीं शुक्र, तू जा। नुमान पर फिर से खौफ का दौरा पड़ा था। चल ना, डर क्यों रहा है? मैं हूँ ना, अब्दुल मन्नान के पूरे इतना लहजे में कहते ही अबे चल, ज़्यादा शाहरुख खान ना बन, मैं हूँ ना। वो अब्दुल मन्नान की नकल उतारते हुए बोला, तेरी वो हमना ज़रा सी गलती पर जान ले लेती है, मैं नहीं जाने वाला अंदर। नुमान ने साफ इनकार किया था। ठीक है यार, आज देख ली तेरी दोस्ती। वो मुंह लटकाए नुमान को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया कर, वो घूरते हुए बोला। क्यों? अब्दुल मन्नान मौसम को नचना बनाकर। क्योंकि मैं हो जाता हूँ, वो पाँव पटकते हुए बोला, जिस पर अब्दुल मन्नान दबी दबी हंसने लगा। जब आयान को होश आया तो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था उसे। अचानक अंधेरे को चीरती हुई उसे ज़मीन अपनी जानब आती हुई नजर आई। तुम ज़मीन, ये कैसे? हम न ज़मीन के रूप में उसके सामने खरामा सीढ़ियाँ उतरती हुई नजर आ रही थी। उसके ओसां खता हुए 23 साल बाद ज़मीन को अपनी आंखों के सामने जिंदा देख तुम कैसे जिंदा हो सकती हो? मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से मारा था, तुम कैसे जिंदा हो? आयान हवास व ताकत मुजतमा करके पूछने लगा। क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों मुझे झूठे ख्वाब दिखाए? क्यों मेरी मासूमियत से फ़ायदा उठाया? क्यों? वो शोला पार निगाहों से उसके वजूद को तकते हुए चिगाड़ कर बोली। पूरी हवेली उसकी आवाज़ से गूंज उठी थी। मैंने अंधा यकीन किया था तुम्हारी मोहब्बत पर, तुम्हारी खातिर अपनी माँ तक से लड़ गई हो। तुम मेरी इज्जत तार करके मुझे बेदर्दी से मार कर भाग गए। तुम्हें क्या लगा था तुम गुनाह करके बच जाओगी, तुम्हारा कोई पकड़ नहीं होगी? तुम एक दरिंदे हो आयान, और तुम जैसे तंदों को जीने का कोई हक नहीं। हमना गृह में कह कर उसकी जान बढ़ने लगी। वो खौफ और दहशत के मारे तेज़ी से भागने लगा, लेकिन मैं जहाँ भी जाता खुद से पहले ज़मीन को पाता। क्यों भाग रहे हो आयान? मेरे पास आओ। दोनों हाथों से बड़े प्यार से अपनी जानब बुला रही थी। नहीं, वो चीखता हुआ अपने जान बचाने के लिए भागे चला जा रहा था। वो पसीनों से शराबुर हो चुका था, सांसें भाग कर भूल चुकी थी। हमारे खौफ दहशत की हल्ला जान निकल रही थी। आयान आ जाओ, अपनी ज़मीन के पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, आ जाओ ना। मोहब्बत से चूर लहजे में मुसलसल पुकार रही थी। अचानक आयान को अपना पाँव एक अनजानी गिरफ्त महसूस हुआ, जो मजबूत से खींचते हुए ज़मीन के पास ले जा रहा था। छोड़ दो मुझे, आप माफ़ कर दो ज़मीन, मुझे माफ़ कर दो। जायदाद की लालच ने अंधा कर दिया था मुझे। मैं सच कहता हूँ, मैंने मोहब्बत की थी तुमसे, बस उसका इतना कहना कि हम ना भड़क उठी। अपनी दरिंदगी को मोहब्बत का नाम मत दो। उसने आयान को हवा में उल्टा लटका दिया था। आयान की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। हमना को ही चीखें सुकून पहुंचा रही थी। आयान खून के बदले खून, मैं
खून से कम किसी बात पर राज़ी नहीं, तो मैं दुनिया की अदालतों छोड़ दिया, पर मैं नहीं छोड़ने वाली। उससे कहती आया कि वह को वहाँ रख के शीशे की मेज़ पर बुलंदी से फेंका। उसकी ज़ोर से कहती दो दाची की आवाज़ बुलंद हुई। हमना का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। हमने फिर उसे हवा में बुलंद किया। उस बार वो हवेली की छत से लगा हुआ था, जो तकरीबन 4 मंजिला ऊंचाई थी। आयन खून हो रहा था। हमना के एक इशारे से वो 2-3 में ज़मीन पर आ गिरा। उसकी जिस्म से हड्डियाँ इतनी ऊंचाई से गिरने की सब टूट गई थी। देखो ज़मीन, हमना ने आज तुम्हारे कातिल से तुम्हारी हर तकलीफ का बदला ले लिया है। आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। देखो तुम्हारा कातिल आज उसी मरा पड़ा है। उस पर तो कोई रोने वाला भी नहीं। हमना खुशी व गम की मिली-जुली कैफियत में गिरफ्तार थी। वो ज़मीन की बेतहाशा रो रही थी। हमना उठो, अब्दुर्रहमान को कहते ही वो अपने बिखरे हुए जिस्म जज्बात पर काबू पाकर खड़ी हुई। अब उसका क्या करना है, वो फिक्रमंद होकर पूछने लगा। तुम दोनों फिक्र मत करो, उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। हमना के गुरा कर कहते नुमान डर के मारे अब्दुर्रहमान के पीछे खड़ा हो गया। उसके डर पीछे चुपते हुए अब्दुर्रहमान को आत्मा की याद आई थी, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसका कन्फेशन हम अननोन आईटी से नेट पर चला देंगे, ताकि दुनिया को भी उस मौजूद बिजनेसमैन की हकीकत का पता चले। अभियान की कहती वह उस बात में सर लाने लगी। चलो मुबारक हो, आज से तुम धर्मी से किए वादे से आज़ाद हो। अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर अपना मुबारकबाद देने लगा। शुक्रिया अब्दुर्रहमान। किस बात का? मुझे बताने के लिए कि हर मर्द बुरा नहीं होता। अमना की आंखों में अब्दुर्रहमान को देखते वक्त हसरत झलक रही थी। बहुत खुश नसीब है बच्ची। अमना ने हसरत भरे लहजे में कहा। क्यों? अब्दुर्रहमान उलझ कर पूछ बैठा। क्योंकि वो इंसान है। उसके कहते मोहम्मद मजीद उलझन में पड़ गया। जबकि अब्दुर्रहमान समझ गया था वो क्या कहना चाह रही। वो क्या बोल रही थी। कुछ समझ आया तुझे? आया? नुमान ने बाहर आते असरफार किया। वो जिन्नी है, मुझसे निकाह नहीं कर सकती। जबकि शाज़मा इंसान है, वो कर सकती है। बस इसीलिए वो शाज़मा को खुश नसीब कह रही थी। अब्दुर्रहमान तेज़ी से जवाब दिया। क्यों? जिन और इंसान का निकाह नहीं कर सकते? नुमान ने बोला सच चेहरा बनाया सवाल किया। क्यों, तुझे करना है? अब्दुर्रहमान शौक़ी से सफसर करने लगा। अबे चल, मैं तो बस इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। वो डर के तेज़ी से नफ़ी में गर्दन को चंपच देते हुए बोला। इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो बता देता हूँ। निकाह के लिए इंसान होना ज़रूरी है। इंसान का निकाह सिर्फ इंसान से हो सकता है, जिनका निकाह बस जिन्नी से हो सकता है, किसी इंसान से नहीं। और निकाह चाहे 1 साल का बच्चा हो, 1 माह का या 1 दिन का, सब का हो सकता है। निकाह में उम्र की कोई कैद नहीं। नुमान सुनते ही ओ करना बंद करो, मुझे अस्पताल छोड़, मेरी बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वो मुस्कुराते हुए कार में बैठा के बेड पर मुँह टिकाए सो रहा था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी का हाथ उसके चेहरे से मस हो रहा है। डॉक्टर। उसने आँख खोल कर देखा तो खुशी की इंतहा ना रही। शाज़मा की उंगलियां हरकत कर रही थी। उसने फ़ौरन डॉक्टर को आवाज़ें लगाई। आहिस्ता आहिस्ता उसने आँखें खोली तो सबसे पहले उसे अब्दुल नज़र आया। मानी, उसने मध्यम आवाज़ में पुकारा। आज खुशी के मारे अब्दुल के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। ठीक हो? अब्दुल उसका हाथ पकड़ बड़े प्यार से पूछने लगा। ठरकी टच करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। शाज़मा के धीमे से कहते ही उसका चेहरा खिल उठा था। हाय, कान तरस गए थे मेरे तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। अब जल्दी से ठीक हो जा, फिर मुकाबला भी वापस शुरू करना है। मेरे 5 और तुम्हारे 4, याद है ना? बस कर दो झूठे, मेरे 5 थे और तुम्हारे 4। चाहे तो पूछ लो रीडर्स से। शाज़मा नावल रीडर्स को अपना गवाह बनाने लगी। क्या? अब्दुल ना समझी से। तुम अगर हुस्न कमल से बात कर सकते हो तो मैं रीडर्स से बात नहीं कर सकती? क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो पगले, तुम नहीं समझोगे। वो रीडर्स को आंख मारते हुए बोली। क्या? रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हटाओ अपनी कार। वो गाड़ी से निकली तो अपना कार लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मैंने चाप छोड़ दी है। मानी, कितनी बार बताऊँ तुम्हें? हर रोज़ आ जाते हो। कार लेकर कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? वो बेजाय से गोया। भाई गलत बात है यार, तुम अचानक से नौकरी कैसे छोड़ सकती हो? मुँह लटकाए कहने लगा। मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो ज़िंदगी भर का विचार से उसके चेहरे के पास आकर बोला। मुझे अभी पढ़ना है और बहुत कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है। आप तो प्लीज़ मुझे तंग मत किया करो। रोज़ आकर पैरों की से कहकर अभी कदम ही चलती। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? वो अलझ कर इस्तफसार करना। सुनना चाहते हो तो सुनो। मोहब्बत हो गई है बिगड़े नवाब
तुमसे शादी के ख्वाब सजने लगा है मेरा ये नन्हा सा दिल। और उम्मीद देखो ये किस सितमगर से बांधे हुए है, जिस खुदकुशी के अलावा कोई चीज़ प्यारी नहीं, जिसकी जिंदगी का मकसद ही खुदकुशी करना है। मैं जीना चाहती हूँ मन तुम्हारे साथ। वो वहाँ से आवाज़ में सार मोहब्बत कर रही चुकी। बड़ा गंभीर मसला हो गया है फिर तो, क्योंकि मेरा ये बावला दिल भी खुदकुशी का इरादा तर्क कर चुका है। उससे भी न जाने कब जीने की आरज़ू हो गई। ये मेरे बिल्कुल नहीं सुनता। वो भोला सा चेहरा बनाया अपने दिल पर हाथ रख मोहब्बत से उसके वजूद को तकते हुए अपने दिल की शिकायत लगाने लगा, जिस पर उसकी आंखें भर आईं। वाकई वो बेयकीन पूछने लगी, जिस पर वो मासूमाना चेहरा बनाया इस बात में सर हिलाने लगा। शर्मा को प्यार आ रहा था उसके मासूमाना चेहरा। अगले लम्हे अपने जज्बात पर काबू पाते हुए, जहर लग रहे हो तुम। और मुझे चिढ़ाकर अपना तकिया कलाम अदा करने लगी, जिस पर अभी मैं मुस्कुराते हुए, तो तुम मुझे कौन सा शहद लगती हो। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज वो शाज़मा के से रिश्ता अज़दवाज में बनने जा रहा था। लेकिन उसकी निगाह तो दरवाजे पर टिकती समय मेहमान आ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने निकाह रोक रखा था। उसकी आंख में तरसती एक खास मेहमान अमन के लिए। अब मेहमान देर हो रही, निकाह शुरू करवाने दो। वो सुर्ख शेरवानी में नहायत हसीन चिलचिलाता लग रहा था, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी और इस तरह था उसके गोया किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। शहाब साहब कान में आकर सरगोशी करने लगे, बूढ़े पापा सिर्फ 5 मिनट और। अब्दुलमनान नती अंदाज में गोया हुआ, अब्दुलमनान वो नहीं आएगा, छोड़ दो, निकाह शुरू करने दो। शहाब साहब को ज़रा सी भी उम्मीद ना थी कि फिर अपने बेटे की शादी में शिरकत करेगा, मगर अब्दुलमनान अपने दिल के साथ हाथों मजबूर रह के आने की उम्मीद लगा बैठा था। निकाह शुरू कर मौलवी साहब। शहाब साहब के कहते अब्दुलमनान की आंखों में जुगनू जगमग रहे थे। फिर और कासिम दोनों साथ ही हाल में दाखिल हुए। बूढ़े बाबा फराह आ गया। उनके चेहरे पर खुशी के जाम पट रहे थे। वो अपने जज्बात पर काबू न रख सका और खुशी खुशी अपने बाप के सीने से ज़्यादा का कासिम आंखों की चार ये रहा था। मैंने कहा था ना मैं ले आऊँगा उन्हें। माफ़ करना बेटा, काफ़ी देर कर दी मैंने आने में। फराह साहब ने हल्के से कान में सरगोशी की आपतीदा हो गई। पहली बार फराह साहब ने बेटा कहा था, उसकी खुशी का अब तो मानो कोई ठिकाना ही ना था। फराह साहब ने जैसे उसकी कमर पर हाथ रखकर सहलाया, उसने खुशी से अपनी आंखें बंद कर ली। ये लम्हा वो लम्हा था जिसकी आरज़ू ज़िंदगी भर अपने दिल में लिए फिरता था। आज खुदा ने उसकी झोली खुशियों से भर दी थी। बाप, दादा, भाई और एक बहुत प्यार करने वाली हमसफ़र भी वो, जिस पर दिल और जान से फिदा था। वो फूलों से सजी सैज पर बैठी थी, दिल खुशी से झूम रहा था। उसे आज ज़मीन और आसमान अपनी खुशी रक्स करते महसूस हो रहे थे। अब दुल्हन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे नज़रें झुका ली। दुल्हन के बराबर में बैठे दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सांसें रुकती हुई मालूम हो रही थी। तुम्हारा स्पेशल तोहफ़ा, ये कहकर उसने अपना सैल उसकी बढ़ाया। वो काफ़ी तजस्सुस में थी कि अब्दुलमनान उसे मुँह दिखा क्या तोहफ़ा देने वाला है क्या। वो नासमझ से देखने लगी। क्लिक करो। अब्दुलमनान ने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब शाम में क्लिक किया तो ज़ोरदार कराहटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिस पर अब्दुलमनान की खूब हंसकर लोटपोट हो रहा था। ये क्या था। वो शर्माना भूल गई और बात रखकर दांत पीसते हुए चुप पूछने लगी, तुम्हें रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना। उसे मैंने तुम्हारे लिए उस तोहफे के तौर पर बहुत पहले ही तैयार करके रख लिया था। वो हंसते हुए बोला, हाँ वेरी फनी। वो मुँह बसुरे बोली, अच्छा नहीं लगा क्या। मुझे तो बहुत पसंद आया। और मैंने उसे छेड़ने की नीयत से कहने लगा, तुम्हारी पसंद ही बेकार है। वो घूरते हुए बोली, ये तो मैं भी मानता हूँ। शाज़मा कर रहा था, मानी के बच्चे आज के दिन जान वाली हरकतें नहीं कर सकते तुम। वो घुराते हुए इस्तफसार करने लगी, अरे वो क्या होती है। बुनियाद भोला सा चेहरा बनाए सवाल करने लगा, जो तुमसे तवक्को करना बेकार है। वो भी मानो मैदान में उतर आई थी। अब उसका जवाब सुनकर मुस्कुराते, तुम वाकई मेरे मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं लाए। वो तो सब चेहरा बनाकर पूछने लगी, हाय जानी, पूरा अब्दुलमनान तुम्हारा, तुम्हें अब भी तोहफे की पड़ी है। ये कहता वो अपनी दुल्हन की गोद में लेट गया था। बातें मत बनाओ, अगर तोहफा नहीं लाया तो साफ बोलो। वो मुंह बसूर कर खफगी से बोली, उफ मेरी बच्ची, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट तोहफा नहीं लाऊंगा। ये सोच कहते हुए उसने जेब से एक लाल रंग की डबिया निकाली। पहना उसने डबिया डायमंड रिंग थी। वो सीधा बैठे हुए पूछने लगा, बिल्कुल। मुस्कुराते हुए बोली, उसने बड़े प्यार से अपनी दुल्हन अंगूठी पहना दी। हाय ये मुस्कुराहट। वो अपने दुल्हन पर सबसे जान फिदा होते हुए गोया हुआ, जिस पर शायद
झपकर नजरें झुका ली। हैप्पी एंडिंग। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा कमेंट करें। शुक्रिया।